हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम कंटिन्यू करेंगे। आज भी लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। 4 फंक्शन हमने देख लिया ऑलरेडी। अब आज हम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग स्टार्ट। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिंग? प्लानिंग देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग किया हमने, डायरेक्टिंग किया, स्टाफिंग किया। अब ये सारे फंक्शंस हमने देखे। कोऑर्डिनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा बिजनेस के लिए कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। अभी सबसे पहले देखते हैं कि बिज़नेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। अब ये जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, मान लो सेल्स है, परचेस है, प्रोडक्शन है, एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। अब इन डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड दूसरा, जो बिज़नेस में हमने लेवल्स पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो ये टॉप लेवल मिडिल लेवल के बीच में, मिडिल लेवल लोअर लेवल के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या मतलब क्या हो जाएगा? सारे ही लोग सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, मान लो हमने डिसाइड किया है कोई भी चीज़, मोबाइल प्रोडक्शन का बिज़नेस है या कोई भी प्रोडक्शन का बिज़नेस है हमारा, हमने कोई पर्टिकुलर गोल डिसाइड किया हुआ है कि इतने यूनिट हमें बनाने हैं, इतने यूनिट हमें मार्केट में सेल करने हैं इस मंथ। तो अब उस गोल के लिए ही सारे डिवीज़न उसी गोल के लिए काम करेंगे। रॉ मटेरियल वाला बोलेगा कि चलो मुझे सेम जितने यूनिट्स सेल करने हैं उसके उतने के लिए ही मैं रॉ मटेरियल ले लाऊंगा, अरेंज करूंगा। 20,000 यूनिट सेल करने हैं तो उसके लिए लाऊंगा। उसके बाद प्रोडक्शन वाला क्या सोच के काम करेगा कि चलो मुझे 20,000 यूनिट सेल करने हैं तो उसके लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए होगा, कितने लेबर चाहिए होंगे। सेल्स वाला भी वही सोचेगा कि मुझे इतने यूनिट सेल करने हैं मार्केट में। एडवर्टीजमेंट वाला क्या सोचेगा कि मैं कैसे एडवर्टीजमेंट करूँ, कहाँ पे करूँ, न्यूज़पेपर में करूँ या इंटरनेट पे करूँ कि उससे मैं मेरा टारगेट अचीव कर सकूँ 20,000 यूनिट का। तो सब लोग एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो क्या होता है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। अब मान लो कि सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ये कुछ अलग कर रहा है, ये 5,000 यूनिट सोच के कर रहा है, एक डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट सोच के कर रहा है, तो सबके काम में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। सब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सब डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बराबर, प्रोडक्शन परचेस पे डिपेंड करता है, सेल्स प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। सारे ही लोग एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। परचेस वाला फाइनेंस पे भी डिपेंड करेगा, वो बोलेगा भाई पैसे ला के दो तो मैं परचेस करूँगा। ठीक है, इसके लिए सारे ही डिपार्टमेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिजनेस के अंदर। अगर कोऑपरेशन नहीं है तो बिजनेस क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मीनिंग दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. It is an integration of different activities which is essential for their smooth flow. ठीक है, क्या करना है, सारे ही लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड सारे ही एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट एक साथ लाना पड़ता है हमें। Now which is essential for the smooth flow. Now it establishes harmony among all the activities of organization in achieving desired goals. Now in organization a number of persons are working together to achieve a common goal. बहुत सारे लोग काम करते हैं बिजनेस में। Their work is closely linked with each other. देखिए, एक दूसरे का काम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। Therefore it becomes necessary to bring together group efforts and harmonize them carefully. सबके efforts को एक साथ लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Now coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. अब कोऑर्डिनेशन रखने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे सारे ही लोगों ने, ठीक है, विदाउट एफर्ट कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। Now coordination is integration and synchronization of efforts of group so as to provide unity of action for organizational goal.
देखिए क्या है कोऑर्डिनेशन, इज द इंटीग्रेशन है एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। सारे ही एफर्ट्स हम साथ लाते हैं, क्यों लाते हैं, ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन रहे, सारे ही लोग साथ में काम करें फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, गोल को अचीव करने के लिए। इट इज़ अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है जो सारे ही फंक्शन को एक साथ में रखता है बिजनेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। ये हमने मीनिंग तो देख लिया था ना, व्हाट इज डेफिनेशन। Macfarlane, coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secures unity of action in pursuit of common purpose. अब कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ऑफ कोर्स हमें पता है, कंटिन्यूस बेसिस पे होते रहेगा, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, जो भी बिजनेस पे काम कर रहा है मैनेजर, वो क्या करेगा, एक ऐसी पैटर्न बनाएगा, ग्रुप एफर्ट्स, जो भी डिपार्टमेंट है अलग अलग जो काम कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी पैटर्न बनाएगा। अब डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं वो उसके सबॉर्डिनेट हो जाएंगे, तो उनके लिए जो वो सिस्टम बनाएगा, पैटर्न बनाएगा, उससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन रहेगी बिजनेस में एंड सारे ही लोग कॉमन पर्पस, एक ही गोल के लिए काम करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन। Now next is Henry Fayol. To coordinate is to harmonize all the activities of concern to facilitate its working and its success. Coordinate का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मोनाइज करना सारे ही एक्टिविटीज़ को, मतलब सारे ही एक्टिविटीज़ को एक साथ लाना, एक लेवल पे लाना, ठीक है। उससे क्या होने वाला है, बिजनेस अच्छे से चलेगा एंड सक्सेसफुल हो जाएगा। Now next is Monet and Riley. Coordination is orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of common goal. Coordination क्या है, orderly arrangement, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, ग्रुप एफर्ट्स हो रहे हैं, उनके लिए कुछ सिस्टम डेवलप होता है, कुछ सीक्वेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन आती है बिजनेस में इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन का थर्ड डेफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइजेस आउट ऑफ फैक्ट दैट डिफरेंट एलिमेंट एंड एफर्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी हार्मोनाइज्ड एंड यूनिफाइड टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज डिस्कस्ड एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेशन एनकरेजेस टीम स्पिरिट। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, टीम स्पिरिट लाएगा। कोऑर्डिनेशन में हमें क्या करना है, अलग अलग जो ग्रुप काम कर रहे हैं बिजनेस में, या उस ग्रुप में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सबके एफर्ट्स को हम एक साथ लाने वाले हैं एक कॉमन गोल, कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए। तो टीम स्पिरिट रहेगा बिजनेस में, होगा तभी ही कोऑर्डिनेशन आएगा। तो कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस टीम स्पिरिट। इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, ये हमें पता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करते हैं। नाउ देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारी ही चीज़ों के लिए डिस्प्यूट्स हो सकते हैं बिजनेस में, और होते भी है रियल लाइफ में, अलग अलग डिवीज़न के बीच में, या फिर अलग अलग हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ। बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड खुद का काम का रोल क्या है, भाई मेरा काम ये नहीं था, तुमने मुझे दे दिया, ये किसी और का था, उसने बराबर से नहीं किया। काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स बिजनेस में होते ही है, सबके बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भी होते हैं। तो क्या करना है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है इस डिस्प्यूट को रिमूव करने में एंड ग्रुप एफर्ट साथ में लाने में। द कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड, इट इंक्रीजेस द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट इज गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। देखिए कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज
for achieving common goal of the organization. The work is arranged in a very systematic way. The interdependence of department give proper direction to the employee. देखिए कोऑर्डिनेशन में हम क्या करेंगे, सारे लोग एक ही एम के लिए, गोल के लिए काम करने वाले हैं. इसके लिए कुछ सिस्टम डिसाइडेड हो जाता है कैसे काम करना है, कुछ सीक्वेंस डिसाइड हो जाता है, हर एक एम्प्लॉय का रोल डिसाइड हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, कोऑपरेशन आता है एंड प्रॉपर डायरेक्शन लोगों को मिलता रहता है. नाउ नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स मोटिवेशन. अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहे हैं बिजनेस में, सबके अपने रोल डिसाइडेड है बराबर, किसको क्या काम करना है. मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स के पर्सन को क्या काम करना है, परचेस वाले को क्या काम करना है, सबको खुद का काम पता है. उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहे हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन आता है. नाउ कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू टेक initiative while completing their assigned work. And effective coordination increases efficiency and results into growth and prosperity. Of course अच्छे से अच्छा coordination रहेगा तो उसकी वजह से efficiency बढ़ती है and business का growth बढ़ता है. A prosperous organization ensures job security, higher income, promotion and incentives. अगर बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है तो ये सारी ही चीज़ें होने वाली है. पर्सन को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छे से अच्छी सैलरी मिलेगी, प्रमोशंस मिलते रहेंगे, इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे, बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल. सच मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़. उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता रहता है. नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखिए ये कॉमन पॉइंट जो मैंने बोला था, अब वापस से ये आ गया है. ये हमें कोऑर्डिनेशन से रिलेट करके लिखना है कि कोऑर्डिनेशन करने से कैसे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं. अब कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है सारे ही एक्टिविटीज़ को, सारे ही लोगों का रोल प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है. तो उससे क्या होने वाला है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा एंड रिसोर्स अच्छे से अच्छा यूज़ होगा एंड वेस्टेज भी उससे कम होता है. तो मैनेजर ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली. इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल. कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क. जब भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है तो आपको ये लिखना है, वेस्टेज कम होता है एंड मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स होता है. ये आपको चीज़ लिखनी है. और कोऑर्डिनेशन इस चीज़ में हेल्प करता है क्योंकि सारे ही एक्टिविटी को प्रॉपर अरेंज किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है. उसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता एंड वेस्टेज कम होता है. नाउ नेक्स्ट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. जो भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस ने डिसाइड किया है, मान लो नई ब्रांच ओपन करनी है या फिर बिज़नेस को और आउटपुट लेवल बढ़ाना है, जहाँ पे बिज़नेस ऑलरेडी है वहीं एक्सपैंड करना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिज़नेस का, तो उसे अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है हमेशा ही. तो कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटीरियल, idle time of employees, delay in completion of target, departmental disputes etc. to a great extent. ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में होती है. एक तो आगे के पॉइंट में हमने देखा वेस्टेज मिनिमाइज होता है, एम्प्लॉयज़ को बराबर से उनका टाइम यूज़ किया जाता है ताकि कोई एम्प्लॉय फ्री ना बैठा रहे, कोई ओवरलोड ना हो जाए. नेक्स्ट इज डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स. टारगेट्स अचीव करने में डिले नहीं होता क्योंकि हमें पता है एक्टिविटीज़ को प्रॉपर सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है. डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स भी कम हो जाते हैं क्योंकि सारी ही चीज़ें सबको पता है खुद का काम क्या है, सबको पता है, डिस्प्यूट्स कम होते हैं. नाउ इट इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, बिजनेस उसका ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सारी धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स रिलेशन। देखिए, अभी कोऑर्डिनेशन लाना है सबके एफर्ट्स के साथ, सबके एफर्ट्स के। तो अब कोऑर्डिनेशन रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग से। सारे ही लेवल पे जितने लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, या अलग अलग डिवीजन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, सबके एफर्ट्स को हम साथ लाने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन लाने वाले हैं, हार्मनी लाने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये कब आएगा, अच्छे से अच्छा हमने कोऑर्डिनेशन किया तो उसकी वजह से क्या होता है, रिलेशन उनके इम्प्रूव हो जाते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत मिनिमम हो गए, तो उनके रिलेशन तो अच्छे हो गए। ठीक है, तो नाउ कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कॉर्डियल रिलेशन। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। देखिए, ये चीज़ हमें पता है, सारे ही डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, production department depends on purchase department, and so on. Coordination helps the employees to build strong relationship among them and achieve given targets. क्योंकि सारे ही डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो अगर अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है तो क्या हो जाता है, हम बिजनेस उसका टारगेट अच्छे से अचीव कर लेता है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था 20,000 यूनिट सेल करने का टारगेट किया हुआ है, तो सारे ही डिवीज़न वाले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, ताकि उससे क्या हो जाता है, वो उनके टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा 6th इम्पॉर्टेंस हो गया, इम्प्रूव्स रिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। हायर एफिशिएंसी लाता है ये बिजनेस में। नाउ व्हाट इज़ हायर एफिशिएंसी, अच्छे से अच्छा आउटपुट लेवल देना, एफिशिएंटली काम करना। अब एफिशिएंटली काम अच्छे से होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने आगे देखा कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहे हैं, वेस्टेज कम हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, सबको अपना काम पता है, एफिशिएंटली सब काम कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी बिजनेस में हमेशा ही बढ़ती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज and effective integration of resources, the organization can achieve high returns in terms of high productivity, high profitability, as well as can reduce the cost. देखिए, ये जो हमने देखा वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं होता है, एफिशिएंटली काम होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से हायर रिटर्न आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, कॉस्ट घटती है। ठीक है, thus coordination leads to higher efficiency. Now next is improves goodwill. Now what is goodwill? मार्केट में बिजनेस की जो इमेज है उसे हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, अब इस पॉइंट में हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है, हायर एफिशिएंसी आती है बिजनेस में। ठीक है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी आती है, कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब ये सारी ही चीज़ें जो हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में गुडविल बढ़ती है बिजनेस की। जब भी कोई पर्सन बिजनेस के बारे में देखेगा, सर्च करेगा, तो वो देखेगा कि चलो ये बिज़नेस का तो प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, ये बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रही है, ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिज़नेस की गुडविल मार्केट में बढ़ जाती है। तो हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड due to synchronized efforts of organizational people, strong human relations and lower cost. ठीक है, हायर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है इन चीज़ों की वजह से। नाउ इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। नाउ इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन सोसाइटी। देखिए, गुडविल मार्केट में बढ़ गई है बिजनेस की, ये कैसे पता चलेगा, तो बिजनेस के जो शेयर्स के प्राइस है वो मार्केट में बढ़ जाएंगे, उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि बिजनेस की गुडविल बढ़ गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहा गया है। डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, coordination harmonizes these activities for achieving common goal. Thus, coordination gives proper direction to all departments of organization. सारे ही डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब सारे ही डिपार्टमेंट काम तो कर ही रहे हैं खुद के डिपार्टमेंट के रिलेटेड, प्रोडक्शन वाला है, सेल्स वाला है, परचेस वाला है, तो क्या होगा, इन सारे ही लोगों को एक ही तरह के गोल अचीव करने के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहा गया है। तो ये हो गया हमारा 9th पॉइंट इम्पोर्टेंस का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पेशलाइजेशन। देखिए स्पेशलाइजेशन लाता है कोऑर्डिनेशन। कैसे स्पेशलाइजेशन लाता है, हमने देखा कि सारी ही एक्टिविटी को प्रॉपरली अरेंज किया गया है ताकि बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम हो। उससे क्या होता है, एम्प्लॉय बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है एंड उसके अंदर एक तरह का स्पेशलाइजेशन आ जाता है। देखिए ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। सारे ही डिपार्टमेंट के खुद के एक्सपर्ट रहते हैं। Now the specialized knowledge of this departmental head helps in managerial decision. It leads organization to march towards growth and success in competitive world of business. सारे ही एक्सपर्ट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो उसका मैनेजर है वो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट रहेगा, सेल्स का मैनेजर है वो सेल्स में एक्सपर्ट रहेगा, एडवर्टीजमेंट का उसके काम में एक्सपर्ट रहेगा। तो ये चीज़ें क्या करती है, स्पेशलाइजेशन लाती है बिजनेस में एंड बिजनेस का ग्रोथ एंड सक्सेस बढ़ा देती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन का। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि सारे जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं बिजनेस में वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना बिजनेस फेल हो जाता है। तो अभी आगे नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं कंट्रोलिंग, जो लास्ट फंक्शन भी रहेगा हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। हमने जितने भी फंक्शन पढ़े टोटल, उसमें प्लानिंग हमने देखा था कि सबसे फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। ठीक है, तो वैसे ही अब कंट्रोलिंग सबसे लास्ट रहेगा। कंट्रोलिंग एकदम लास्ट में आएगा, कंट्रोलिंग फंक्शन हम बीच में नहीं कर सकते। तो अब कंट्रोलिंग का मीनिंग देखते हैं। चलिए, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, अच्छे से समझना है कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमने जो भी परफॉर्मेंस किया, बिजनेस का जो फंक्शन हमने किया, एक्टिविटीज़ हमने की, उसके थ्रू जो हमने रिज़ल्ट अचीव किया, ठीक है, जो एक्चुअल रिज़ल्ट हमने अचीव किया, वो एक्चुअल रिज़ल्ट हमने जो प्लानिंग किया था, वहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसके अकॉर्डिंगली अचीव किया या नहीं किया। चलिए एक पर्सनल लाइफ का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ज़रिए समझते हैं। पहले मान लो हमने सोचा है कि एग्ज़ाम में हम 85% लाएंगे। ठीक है, ऐसा हमने प्लान किया है, प्लानिंग में हमने लिखा है कि इतने परसेंटेज हम लाएंगे। एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में चलो मुझे अकाउंट्स में इतना लाना है, या मुझे इको में इतना लाना है, उसी में इतना लाना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट किए हमने। अब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने बाकी सारे काम किए, हमने पढ़ाई की, रिसोर्स हमने लेके आए, बुक्स वगैरह हमने लेके आया, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, पढ़ाई की, रिवीजन किया, एग्ज़ाम दिया। ठीक है, अब रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आया, चलो कितने परसेंटेज आए, एक्चुअल में 80% आए। ठीक है, तो वो एक्चुअल है। अब हमने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था, 85%। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग फंक्शन चेक करेंगे कितना कि डिफरेंस आया। भाई कितना डिफरेंस आया, 5%, उतना कम आया। ठीक है, अब वो कम आया तो क्यों कम आया वो हम देखेंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट देखेंगे, चलो हमने सब्जेक्ट वाइज देखे तो हम कहाँ पे वीक है,
कहाँ पे हमारा कम हो रहा है, ठीक है। अब उससे हमें पता चल गया कि कहाँ डिफरेंस आया, वो जो डिफरेंस आया उसे हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाता है कंट्रोलिंग का। अब वैसे ही हम बिज़नेस की बात करते हैं। चलिए, जब बिज़नेस की बात करें, अब मान लो किसी कंपनी का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग बनाने में तो टाइम लगेगा। मान लो सोचा है उस बिल्डर ने कि चलो 3 साल में मुझे बिल्डिंग बना देना है। तो उसने सोचा है कि चलो फर्स्ट ईयर में मेरा 40% कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर में 40 कंप्लीट होगा, उसके बाद में मैं 20% ख़त्म करूँगा। उसने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट कर दिए एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर में उसने काम किया, सारे ही रिसोर्सेज को लाया, स्टाफिंग फंक्शन किया, एम्प्लॉयज़ को लाया बिजनेस में, एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, ठीक है। बिल्डिंग बनाने का काम चालू किया, प्रोसेस किया, सारी चीज़ें हो गई। आफ्टर 1 ईयर वो क्या करेगा, एक्चुअल में अभी क्या रिजल्ट आया वो चेक करे। उसने सोचा था 40% काम मेरा हुआ होना चाहिए, कितना हुआ है, 30% हुआ है, ठीक है। अब वो उसका एक्चुअल रिजल्ट है, तो अभी 10% का डिफरेंस हो गया, उतना काम कम कंप्लीट हुआ। तो वो अब ये जो डिफरेंस आया उसे हम डेविएशन बोलेंगे। तो अब ये डेविएशन आया तो अभी वो क्या करेगा, उसके रीज़न फाइंड आउट करेगा कि क्यों हमने जो सोचा था 40% होना चाहिए था बिल्डिंग कंप्लीट, वो क्यों नहीं हुआ, तो डिफरेंस क्यों आया। क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, कि एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं थे, कि कोई और प्रॉब्लम हो गया था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कुछ चेंज हुआ था, या तो फिर कोई और प्रॉब्लम हुआ था, जैसे बीच में अभी लॉकडाउन आ गया था। क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से हम उस रिज़ल्ट को अचीव नहीं कर पाए। तो वो क्या करेगा, वो रीज़न फाइंड आउट करके फिर उससे सॉल्यूशन लाएगा एंड वो वापस नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा कि उसके स्टैंडर्ड्स को वो अचीव कर पाए। तो ये जो हम पूरा प्रोसेस करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं विथ स्टैंडर्ड, डेविएशन फाइंड आउट करते हैं एंड करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कंट्रोलिंग फंक्शन। अब ये फंक्शन लास्ट में ही होता है। अब क्यों होता है हमें पता चल गया, क्योंकि सारे ही काम हो जाने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आता है तभी हमें चेक करना पड़ेगा विथ प्लानिंग, उसके पहले तो हम कर नहीं सकते। इसके लिए ये सबसे लास्ट फंक्शन कहा गया है। So now controlling function is required in all types of organization, whether profit making or non profit making। सारे ही बिजनेस में ये चीज़ करना ज़रूरी होता है। हम हमारी पर्सनल लाइफ में भी कंट्रोलिंग फंक्शन तो करते ही है ना। कुछ हमने प्लानिंग किया था, उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं कर पाए काम, तो हम देखते हैं भाई क्यों नहीं कर पाए, कहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो कंट्रोलिंग फंक्शन हर जगह होता है ना। सिमिलरली इट इज़ परफॉर्म at all levels, that is top, middle, lower level of management, सारी जगहों पे कंट्रोलिंग फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंडिस्पेंसेबल मतलब कंट्रोलिंग करना ज़रूरी है, आप उसको अलग नहीं कर सकते बिजनेस से। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है मैनेजमेंट साइकिल में। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग एक्टिविटी, और कंट्रोलिंग नहीं किया तो प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है। प्लानिंग करके आप कंट्रोलिंग फंक्शन करके चेक नहीं कर रहे हो तो प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं ना। कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे उन लोगों ने मीनिंग बताया है, कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग। देखिए यहाँ पे हमें कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहाँ पे हम सेट करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। इट मेजर्स डेविएशन इफ एनी। डेविएशन मतलब डिफरेंस, चेक करेंगे डिफरेंस है कि नहीं। It measures deviation if any, identifies the causes of deviation and suggests correct measures। ठीक है,
डेविएशन है कि नहीं हम देखेंगे, उसके रीज़न हम देखेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे उसके करेक्टिव स्टेप्स कौन कौन के हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑल्सो। अब ये चीज़ करने के बाद डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, उसके रीज़न देखेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे, एंड उसके बाद हम फ्यूचर प्लानिंग भी वापस करेंगे ना। फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या तो फिर किया हुआ है उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने मीनिंग देख लिया। अब ये उन लोगों ने प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड्स है जिसे हम सेट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड उसके बाद कंपैरिजन एंड फाइंडिंग डेविएशन। देखिए अब ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स जो हमने प्लानिंग के टाइम पे सेट किए हैं। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल रिजल्ट आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड डेविएशन, डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कॉजेस ऑफ डेविएशन। अब ये डिफरेंस जो आया उसके कॉजेस, रीजंस क्या है वो देखेंगे हम। ठीक है, अब वो रीज़न पता चल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस। उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना है वो हम देखेंगे, एंड वो फॉलो करने के बाद वापस से हम क्या कर लेंगे, हमने जो प्लान किया था वो हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ही प्रोसेस हो जाएगा कंट्रोलिंग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन दिया है कुंट्ज एंड ओडोनेल। मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against standard and the correction of deviations to assure attainment of objectives according to plans। मैनेजरियल कंट्रोल में क्या होता है, मेजर करेंगे हम, चेक करेंगे। मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट मतलब एक्चुअल में जो हमने रिजल्ट अचीव किया है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अगेंस्ट हम देखेंगे। उसके बाद करेक्शन ऑफ डेविएशन, जो डिफरेंस आया उसको हम करेक्ट करेंगे टू अश्योरिटी लाने के लिए कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को या प्लान्स को अचीव कर सके। उसके बाद आता है सेकेंड डेफिनेशन, डेल हेनिंग। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान एक्शन। कंट्रोल में हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन हमें लाना है कि हमने जो परफॉर्मेंस किया, एक्चुअल काम किया, वो एज पर हमारे प्लानिंग था या नहीं था। ठीक है, नहीं था तो क्यों नहीं था, तो ये हम करते हैं इन कंट्रोलिंग। ये हो गया हमारा सेकेंड डेफिनेशन। नेक्स्ट इज फिलिप कोटलर। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स to bring actual result and desired results closer together। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग और एक्चुअल जो रिजल्ट आया दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस हटाने की हम ट्राई करते हैं। ठीक है, दोनों को क्लोज लाने की। तो कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। डिजायर्ड रिजल्ट्स मतलब जो हमने प्लानिंग के टाइम पे जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, एंड दूसरा एक्चुअल रिजल्ट। दोनों का जो डिफरेंस है वो हम कम करके दोनों को साथ लाने की ट्राई करेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहाँ पे हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग विथ डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हमें आगे देखना है इम्पोर्टेंस के बारे में कि कंट्रोलिंग फंक्शन क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए, लेकिन उसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।